हम लोग झारखंड लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम है इतिहास का मुख्य परीक्षा के लिए उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमने आपको ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। अब आज हमारा जो टॉपिक है मुख्य परीक्षा का, जो झारखंड लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा इतिहास के जो पाठ्यक्रम है समान अध्ययन के अंतर्गत, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, यह क्लास जो है झारखंड लोक सेवा आयोग के समान अध्ययन के लिए जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए तो फायदेमंद है ही, साथ साथ ही जो छात्र इतिहास वैकल्पिक विषय रखकर भी संघ लोक सेवा आयोग में बैठना चाहते हैं, यहाँ चाहे वो समान अध्ययन का प्रश्न पत्र में इतिहास के प्रश्न हो, उसके लिए भी वीडियो उपयोगी है। झारखंड लोक सेवा आयोग के लिए तो मैं स्पेशल बना रहा हूँ, लेकिन यह वीडियो साथ साथ सभी के लिए उपयोगी है। ऐसा मत समझिएगा चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हुआ के मुख्य परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। इस बात को भी ध्यान में आप लोग रखेंगे। आज हम लोग आपके सामने चर्चा कर रहे हैं कि वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में। देखिए, वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में जब हम पढ़ेंगे, चाहे परीक्षा में क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि वैदिक कालीन राजनीतिक विशेषताओं के बारे में वर्णन करें, अगर क्वेश्चन आपको आया कि वैदिक कालीन राजनीतिक विशेषताओं के बारे में वर्णन करें, तब आप जो है इस क्वेश्चन को आपको दो भाग में लिखना होगा। पहले आपको वैदिक कालीन राजनीतिक विशेषता के बारे में बताना होगा और फिर जो है आपको उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक विशेषता के बारे में बताना होगा। हम आपको जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, जैसे वैदिक क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन राजनीतिक विशेषताओं को लिखें। प्रश्न है वैदिक कालीन राजनीतिक विशेषताओं को लिखें। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, वैदिक कालीन राजनीतिक विशेषताओं को लिखने से पहले आपको ऋग्वेद काल की जो राजनीतिक विशेषता है उसको लिखिए और फिर उत्तर वैदिक काल का जो राजनीतिक विशेषता है उसको लिखिए। वैदिक कालीन का राजनीतिक विशेषता जब हम लिख देंगे तो फिर हम यह बताएंगे कि आखिर वैदिक कालीन की जो राजनीतिक विशेषता थी वह कौन कौन सी विशेषता उत्तर वैदिक काल में भी बनी रही, निरंतरता में कौन कौन सी बनी रही और फिर उसमें कौन कौन से परिवर्तन हुए उत्तर वैदिक काल में। बात को समझिए। पहले हम क्या बताएंगे, आपको ऋग्वैदिक क्वेश्चन हुआ, प्रश्न हुआ कि वैदिक कालीन राजनीतिक विशेषताओं को लिखें। तो इस प्रश्न का जो प्रारूप हम तैयार करेंगे, सबसे पहले आपको ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक विशेषता बताएंगे और फिर हम उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक विशेषता शुरू करेंगे। शुरुआत हमारा जो उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक विशेषता होगा वो इस प्रकार से होगा कि ऋग्वेद काल की जो राजनीतिक विशेषता थी वो कौन कौन सी उत्तर वैदिक काल में भी बनी रही और फिर उसमें कौन कौन से नया तत्व, कौन सा नया तत्व जुड़े या कौन कौन सा परिवर्तन हुआ। तो अभी हम सबसे पहले इस क्लास में वैदिक कालीन राजनीतिक विशेषताओं में हम सबसे पहले ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक विशेषताओं के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, ऋग्वेद काल का प्रारंभ जो होता है 1500 BCE से लेके बिफोर कॉमन इरा से लेके 1000 BCE तक है। ठीक, उसमें साफ साफ है कि ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक संरचना, ऋग्वैदिक काल की, इसका जो परिचय लिखिएगा वो इस प्रकार से लिखिएगा, ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक संरचना कबीलाई ढांचे पर आधारित है। फिर से सुन लीजिए, ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक संरचना कबीलाई ढांचे पर आधारित है। राज्य का क्षेत्रीय आधार स्पष्ट नहीं है। सुन लीजिए फिर से कैसे लिखेंगे, ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक संरचना कबीलाई ढांचे पर आधारित है, राज्य का क्षेत्रीय आधार स्पष्ट नहीं है। क्लियर। अब हम इसमें जो आपको, इसमें जो ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक विशेषता में जो आपका पॉइंट बनेगा वो बनेगा राजा, नौकरशाही, जनतांत्रिक संस्थाएं और प्रशासनिक इकाई। ऋग्वैदिक काल की जो प्रशासनिक विशेषता है, राजनीतिक विशेषता है, उसमें 4 पॉइंट बनते हैं। राजा के बारे में लिखना होगा, नौकरशाही के बारे में लिखना होगा, कौन कौन सी जनतांत्रिक संस्थाएं थी उसके बारे में लिखना होगा और कौन कौन सी प्रशासनिक इकाई थी। क्लियर। हमारा शुरुआत कैसे होगा, ऋग्वैदिक काल 1500 BCE से लेकर 1000 BCE डैश करके ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक संरचना का, ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक संरचना कबीलाई ढांचे पर आधारित है, राज्य का क्षेत्रीय आधार स्पष्ट नहीं है। अब पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे कि राजा वास्तविक अर्थों में राजा नहीं था, राजा वास्तविक अर्थों में राजा नहीं था,
राजा की पहचान उसके कबीले के संदर्भ में होती थी। राजा की पहचान उसके कबीला के संदर्भ में होती थी। जैसे भरत कबीला हुआ, पुरु कबीला हुआ, तो द्रुत कबीला हुआ, अनु कबीला हुआ। तो इस जैसे कि भरत कबीला का राजा होता था, किरवी कबीला का राजा होता था, तुर्वस कबीला का राजा होता था। जो विभिन्न कबीला थे, जन थे, कबीला को जन भी कहा जाता था। तो राजा उसके होते थे, मतलब राजा की पहचान उसके कबीला के संदर्भ में होती थी। और राजा को जनस्य गोपा कहा गया है। राजा के दो कर्तव्य थे, युद्ध में सेना का नेतृत्व करना और कबीला के लोगों की रक्षा करना। राजा वास्तविक अर्थों में राजा नहीं था। राजा की पहचान उसके कबीला के संदर्भ में होती थी। जैसे भरत, उदाहरण के लिए भरत कबीला का राजा, किरवीत कबीला का राजा, तुर्वस कबीला का राजा। ठीक है। राजा को जनस्य गोपा कहा जाता था। राजा के दो कर्तव्य थे, युद्ध में सेना का नेतृत्व करना और दूसरा कर्तव्य था कबीला के लोगों की रक्षा करना, अपने कबीला के लोगों की रक्षा करना। राज्य का स्वरूप राजतंत्र था और राजा का पद आनुवांशिक ही था। तो राजा का बेटा राजा बनेगा। राज्य का स्वरूप राजतंत्र था और आनुवांशिक था, लेकिन यद्यपि राजा का निर्वाचन भी होता था। यह भी सही है, यद्यपि राजा का निर्वाचन भी होता था। अब हम लोग नौकरशाही के बारे में लिखेंगे यहाँ पर कि अस्थाई नौकरशाही और अस्थाई सेना का विकास नहीं हुआ था। पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे? अस्थाई नौकरशाही और अस्थाई सेना का विकास नहीं हुआ था। ऋग्वैदिक काल के कुछ प्रमुख अधिकारी थे, सेनानी, ग्रामणी, विष्पति। ये सारे जो अधिकारी थे वो रक्त संबंध पर आधारित थे। फिर से सुन लीजिए, अस्थाई नौकरशाही और स्थानीय सेना का विकास नहीं हुआ था। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, अस्थाई नौकरशाही और अस्थाई सेना का विकास नहीं हुआ था। इस समय ऋग्वैदिक काल में कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी थे, सेनानी, ग्रामणी, विष्पति। ये जो अधिकारी थे ये रक्त संबंध पर आधारित होते थे, मतलब राजा के रक्त संबंध के ही लोग बनते थे, इस पद पर आते थे। ठीक, फिर से सुन लीजिए, अस्थाई नौकरशाही और अस्थाई सेना का विकास नहीं हुआ था। इस समय कुछ प्रमुख अधिकारी थे, सेनानी, ग्रामणी, विष्पति, और ये रक्त संबंध से जुड़े हुए थे। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं जनतांत्रिक संस्थाएं। जनतांत्रिक संस्थाएं, पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा, राजा पर अंकुश लगाती थी। इस समय का प्रमुख जनतांत्रिक संस्थाएं हैं सभा, समिति, विदत और गण। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जनतांत्रिक संस्थाएं सभा, समिति, विदत और गण थे। ये राजा की शक्ति पर अंकुश लगाते थे। सभा का काम था न्याय प्रदान करना और यह श्रेष्ठ जनों की सभा थी। सभा का काम था न्याय प्रदान करना और यह श्रेष्ठ जनों की सभा थी। समिति जो है समस्त समुदाय की जनसभा थी। समिति समस्त समुदाय की जनसभा थी। यह राजा के निर्वाचन से संबंधित होता था। वहीं विदत सबसे पुराना कबीलाई संस्था है और इसका काम धार्मिक तथा सैनिक पहलू से संबंधित है। सभा और समिति की कार्यवाहियों में स्त्री भी भाग ले सकती थी। समझ गए बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट होगा कि ऋग्वैदिक काल में की प्रशासनिक इकाई में सबसे निम्नतम स्तर पर कुल या परिवार था। बहुत सारे कुल या परिवार मिलकर ग्राम बनते थे। बहुत सारे ग्राम मिलकर विश्व बनते थे और बहुत सारे विश्व मिलकर जन बनते थे। अर्थात प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार था और वही प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई जन या कबीला था। यह हो गया ऋग्वैदिक काल की जो राजनीतिक विशेषता है वह मैंने आपको डिस्कस कर दिया। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं कि क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन राजनीतिक विशेषताओं को लिखें। तो वैदिक कालीन राजनीतिक विशेषता जैसे ही पूछेगा तो आपको ऋग्वैदिक काल का भी राजनीतिक विशेषता बताना होगा और उत्तर वैदिक काल का भी राजनीतिक विशेषता बताना होगा। सबसे पहले अब ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक विशेषता बताएंगे
और ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक विशेषता आप लिखेंगे कि ऋग्वैदिक काल 1500 BCE से लेके ब्रैकेट में 1000 BCE ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक संरचना कबीलाई ढांचे पर आधारित है। राज्य का क्षेत्रीय आधार स्पष्ट नहीं है। पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा सा राजा के बारे में लिखेंगे। राजा के बारे में सबसे पहले लिखेंगे, राजा वास्तविक अर्थों में राजा नहीं था। राजा की पहचान उसके कबीला के संदर्भ में होती थी। राजा को जनस्य गोपा कहा जाता था। राजा के दो कर्तव्य थे, युद्ध में सेना का नेतृत्व करना और कबीला के लोगों की रक्षा करना। राज्य का स्वरूप राजतंत्र था और राजा का पद आनुवंशिक होता था, लेकिन राजा का निर्वाचन भी होता था। इस समय पृथक नौकरशाही और अस्थायी सेना का विकास नहीं हुआ था। राजा जो है, जो अधिकारी होते थे, जैसे सेनानी हुआ, ग्रामणी हुआ, विश्वपति हुआ, ये सभी राजा के रक्त संबंध से ही जुड़े हुए थे। अस्थायी सेना का भी विकास नहीं हुआ था और सैनिकों के लिए वो अपने कबीला के लोगों में से कोई युद्ध के अवसर पर युद्ध में ले जाता था। अर्थात कहने का कि इस समय पृथक नौकरशाही और अस्थायी सेना का विकास नहीं हुआ था, यही डिस्कस करना है। इस समय फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि सभा, समिति, विद्वद्गण ये सभी राजनीतिक संस्थाएं थी और जो राजा की शक्ति पर अंकुश लगाते थे। सभा का काम न्याय प्रदान करना था और यह श्रेष्ठ जनों की सभा थी। वहीं समिति समस्त समुदाय की जनसभा थी। वहीं समिति समस्त समुदाय की जनसभा थी जो राजा के निर्वाचन से संबंधित काम देखती थी। विदथ सबसे पुराना कबीलाई संस्था है और इसका काम धार्मिक तथा सैनिक पहलू से संबंधित है। गण भी एक कबीलाई संस्था थी या जनतांत्रिक संस्थाएं थी। सभा और समिति की कार्यवाहियों में स्त्री भाग लेती थी। यह फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, प्रशासन की ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार थी। बहुत सारे कुल या परिवार मिलकर ग्राम बनते थे और बहुत सारे ग्राम मिलकर विश्व बनते थे और बहुत सारे विश्व मिलकर जन बनते थे। अर्थात प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, ऋग्वैदिक प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार थी, वहीं सबसे बड़ी इकाई जो है जन थी। यह आपको लिखना है ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक विशेषताओं में। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक विशेषता के बारे में बताएंगे। आप लोग इसको याद कर लीजिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको याद करते जाइए। परीक्षा में इतना लिख दीजिएगा, चाहे वो झारखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा का जो इतिहास का पाठ्यक्रम है या संघ लोक सेवा आयोग का जो वैकल्पिक विषय भी है उसमें भी फायदा करेगा। जो सामान्य अध्ययन का इतिहास का प्रश्न पत्र है उसमें भी फायदा करेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी फायदा करेगा। अब कहीं भी जो है आप इसका फायदा उठा सकते हैं। जो गुणीजन हमारे छात्र हैं वह इसकी हमारे क्लास की महत्ता को समझते होंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक विशेषताओं के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।